जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज से आप लोगों का पॉलिटी का क्लास शुरू होगा। और देखिए, सबसे पहला क्लास है पॉलिटी का। ठीक है, देखिए मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और नोट्स बनाने में समय लगता है, इसे मैं जब नोट्स बना लेता हूँ तो आप लोगों का क्लास धीरे धीरे जो बिहार जीके का है, करंट का है, सारा कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, अभी ज्योग्राफी का आप लोगों का चल रहा है तो आप लोग उसका रिविजन बार बार करिए और उसका नोट्स आप लोग बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे साथ में वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए तो आपको याद होगा। और बार बार आपको रिवीजन करना है। एक बार शाम को रिवीजन करके सो जाना है, उसके बाद सुबह में जब आप उठिए तो उसको एक बार फिर से रिवीजन करिए ताकि वो ताज़ा हो जाए। उसके बाद आप लोग क्या करिए, उसके बाद आप लोग अलग से पढ़ाई करिए, नया पढ़ाई करिए। ठीक है, न्यू पढ़िए। तो 2 बार आपके रिवीजन करना है, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। उसके बाद आपका ये पूरी तरह से सेव हो जाएगा आपकी मेमोरी में। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 6 to 8 या फिर 9th 10th यानी टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आप पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। इसमें थोड़ा सा आपको आगे और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने से। तो आप एनसीईआरटी बेस बना सकते हैं। एनसीईआरटी 1 से लेकर कक्षा 6 से लेकर पूरा 12 तक का पढ़ सकते हैं। उसके साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको पढ़ लेना है बुक। ठीक है, तो आपका पीजीटी की तैयारी हो जाएगा। तो देखिए, अगर 6 से 8 और 9 10 का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए। और पूरी सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करें तो स्पेशली ये उन्हीं के लिए है। और उसके साथ में अगर आप केवीए डी ट्रिपल एस बी EMIS या फिर यूपी में जो अल्टी ग्रेड आने वाला है, इन सभी के लिए भी ये कारगर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो विषय है वो कौन सा विषय आपको पता चल गया होगा, राजनीति विज्ञान का है। राजनीति विज्ञान, अगर आपका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है तो इसका नोट्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका जो थ्योरी क्लास है एक एक करके मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूँगा। देखिए, आज सबसे पहला क्लास है, क्लास 1 है। इस क्लास का नाम क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। अब देखिए, टॉपिक फर्स्ट क्या है, राज्य व उसके तत्व। क्या है, राज्य व उसके तत्व। राज्य व उसके तत्व। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि राज्य क्या है, यह हम थोड़ा सा बेसिक अभी जान लेते हैं राज्य के बारे में। उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो राज्य क्या है, तो आंसर है राज्य। राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्रारंभिक अवधारणा। जैसे राज्य एक अमूर्त संरचना है। क्या है, राज्य एक अमूर्त संरचना है। अगर आपसे पूछे कि अमूर्त संरचना क्या है, तो अर्थात इसे जो अमूर्त संरचना है, अमूर्त संरचना है, इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है परंतु देखा नहीं जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो अमूर्त संरचना है, जो राज्य का अमूर्त संरचना है, इसे आप लोग बौद्धिक स्तर पे समझ सकते हैं परंतु देख नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल में कुछ आप लोग के लिए लाए हैं, जैसे सरकार। तो सरकार के सदस्यों को आप देख सकते हैं लेकिन सरकार को नहीं देख सकते और ना ही उसे छू सकते हैं। संसद, तो संसद में जो बैठने वाले सदस्य आप उनको देख सकते हैं लेकिन संसद अमूर्त है। ठीक है, अपने आप में अमूर्त है। उसी तरह से देखिए, न्यायपालिका, नौकरशाही जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये सभी है। उसके बाद देखिए, जो सरकार है, सरकार सरकार राज्य के संदर्भ में एक मूर्त संरचना है। अगर हम सरकार को राज्य के संदर्भ में देखें तो सरकार क्या है, एक मूर्त संरचना है। अर्थात सरकार राज्य को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करता है। सरकार क्या करता है, राज्य को प्रदर्शित करता है, इसलिए मूर्त संरचना है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर सरकार को स्वतंत्र रूप से देखें, अगर सरकार को स्वतंत्र रूप से देखें तो वह भी एक अमूर्त संरचना हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकार को स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो सरकार भी क्या हो जाएगा, अमूर्त संरचना हो जाएगा, अगर स्वतंत्र रहेगा तब। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो राज्य है, राज्य राज्य का मुख्यतः 3 भाग में वर्णन मिलता है। हालांकि ये हर जगह पे राज्य शब्द आपको मिलेगा लेकिन मुख्यतः 3 भाग में इसका वर्णन है। जैसे भाग 3 में इसका वर्णन है। तो भाग 3 के संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। किस में दी गई है, आर्टिकल 12 में। तो भाग 3 के संदर्भ में
राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, और देखिए भाग 3 में अपना फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य का परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 12 में। और किस भाग में? तो भाग 3 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाग 3 में कौन सा अधिकार दिया गया है, तो मूल अधिकार। या फिर पूछे कि मूल अधिकार किस भाग में दिया गया है, तो मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अपना है भाग 4। तो भाग 4 का आर्टिकल 36 कहता है कि पार्ट 4 के संदर्भ में राज्य की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई। यहाँ पे जो आर्टिकल 12 में कही गई है वही परिभाषा आर्टिकल 36 कहता है कि इसको हम मानेंगे। इसमें देखिए जो भाग 4 है, भाग 4 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व है इसमें। ठीक है, तो भाग 4 में कौन सा है? तो भाग 4 में अपना नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में इस पार्ट का नाम ही राज्य है। तो भाग 6 जो है, भाग 6 का नाम ही क्या है? राज्य है, और इसी को राज्यों का संविधान कहते हैं। तो भाग 6 को क्या कहते हैं? भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। और आर्टिकल 152 में, ठीक है, आर्टिकल 152 में इसकी परिभाषा दी गई है। और यहाँ पे जो आर्टिकल 152 में परिभाषा दी गई है वो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह से जो राज्य है उस संदर्भ में परिभाषा दी गई, न कि जो राज्य संप्रभु है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए जो जो इसके तत्व होते हैं, जो उत्तर प्रदेश इस तरह के जो राज्य होते हैं जो राज्य के अधीन होते हैं, उसके केवल 3 तत्व होते हैं। ठीक है, संप्रभुता वाला जो तत्व है वो नहीं होता है। जनसंख्या होता है, क्षेत्र होता है और सरकार होता है, लेकिन संप्रभुता नहीं होता, क्योंकि वो बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि पार्ट 6 में यानी भाग 6 में इस भाग का नाम ही क्या है? राज्य है, और इसी को राज्यों का संविधान कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 152 में इसकी परिभाषा भी दी गई है। अब देखिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है क्या है? राज्य के तत्व। टॉपिक फर्स्ट आपका क्या है? राज्य के तत्व। यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए किसी राज्य के लिए 4 तत्व का होना अनिवार्य है। अगर आप किसी को राज्य बोलना चाहते हैं तो उस राज्य के पास 4 तत्व का होना अनिवार्य है। सबसे पहला है भूभाग। तो हमारा एक भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग पे रहने के लिए एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। अब देखिए उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार संप्रभु होनी चाहिए। अब संप्रभु क्या है? यानी संप्रभुता क्या है? तो देखिए आंतरिक व बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वो क्या है? संप्रभु है, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो। जैसे अगर भारत है तो भारत को अगर पक्ष लेना हो कि इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है, तो इजराइल का वो पक्ष लेगा या फिर भारत का। ठीक है, तो इजराइल का पक्ष लेगा या फिर हमास का। तो यहाँ पे किसी के दबाव में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई अमेरिका या कोई भी देश कह दे कि आपको इसका पक्ष लेना है, ये मेरा आदेश है, तो भारत वहां पे अगर मान लेता है तो यानी कि वो संप्रभु नहीं है। ठीक है, तो वो अपने से क्या करेगा? अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, और अपने इच्छा से वो जिसका लेना चाहेगा पक्ष उसका लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। वो स्ट्रिक्ट रहेगा, यानी अपने पे ही रहेगा। देखिए इसके बाद संविधान है। यहाँ से संविधान शुरू होता है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या है, तो संविधान देखिए सम प्लस विधान, ये 2 शब्द हैं, सम प्लस विधान, अर्थात सभी के लिए समान कानून। आपसे क्या पूछे संविधान क्या है, तो आपको बोलना है कि जिस देश में सभी के लिए समान कानून, ऐसा प्रावधान या ऐसा नियम जिससे सभी के लिए समान कानून बनाया जाए, वो क्या है? संविधान है। देखिए संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। अगर बात करें संविधान की, तो संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करता है। तो शासन के मूलभूत सिद्धांतों का संविधान क्या करता है? वर्णन करता है, जिसके अनुरूप किसी देश या राज्य का शासन चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान एक लिखित या अलिखित वैधानिक दस्तावेज है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
संविधान कैसी दस्तावेज है? तो संविधान लिखित या अलिखित वैधानिक दस्तावेज है, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। तो संविधान क्या करता है? संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इनकी जो शक्तियां हैं और सीमाओं का भी क्या करता है? संविधान वर्णन करता है। यानी कि जो विधायिका है, कार्यपालिका या न्यायपालिका है, इनके जो भी प्रमुख अंग है संविधान के, इनकी शक्तियों और सीमाओं का भी वर्णन करता है और इस पे संविधान के द्वारा नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए सबसे पहला है, जैसे यहाँ पे कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। देखिए विधायिका एवं कार्यपालिका में शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आईएमपी प्रश्न भी किया जाता है। इस विधायिका एवं कार्यपालिका में शक्तियों के सम्मिश्रण का सिद्धांत होता है, जबकि विधायिका व न्यायपालिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत होता है। तो विधायिका व न्यायपालिका में क्या होता है? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ फैक्ट आपको दिए गए यहाँ पे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, रटिएगा मत, बस पढ़ना है फिर रख दें, फिर पढ़ें फिर रख दें, इस तरह से आपको करना है, याद हो जाएगा। देखिए लिखित संविधान, अगर बात करें लिखित संविधान की, तो किस किस देश में लिखित संविधान है? तो भारत में है, भारत में लिखित संविधान है। पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी है, और यूएसए यानी अमेरिका में भी है। तो लिखित संविधान किस किस देश के पास है? तो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है और यूएसए यानी अमेरिका के पास है। इसके बाद देखिए अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किस किस देश ने अपनाया है? तो ब्रिटेन ने अपनाया है, न्यूजीलैंड ने, कनाडा ने और इजराइल ने। इन देशों के पास क्या है? अलिखित संविधान है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और इजराइल। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास संविधान का कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है। अब देखिए लिखित और अलिखित संविधान में आपको अंतर बताते हैं। जो लिखित संविधान होता है उसमें देखिए अगर संविधान सभा का वर्णन, जो संविधान सभा का आयोजन किया जाता है और उसमें विधिवत संविधान का निर्माण किया जाता है, तो उसे बोलते हैं लिखित संविधान। लेकिन अगर संविधान सभा, किसी देश के द्वारा संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया है और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नियम बनाए गए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान बोलते हैं, और उस देश को अलिखित संविधान में रखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। लिखित संविधान यानी संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया हो, और अलिखित संविधान जो संविधान सभा के द्वारा न बना के परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया हो। ठीक है, तो लिखित संविधान में भारत, पाकिस्तान और अमेरिका आता है, और अलिखित संविधान में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और इजराइल आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न किया जाता है। इसके बाद देखिए संविधान अपनाने वाला विश्व का, अगर आपसे पूछे सबसे पहला देश कौन सा है, तो संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश 1688 सन भी याद रखिएगा, 1688 में ब्रिटेन ने अपनाया है। कौन? ब्रिटेन। तो संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन 1688। ठीक है, उसके बाद लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश 1789 में 1789 में यूएसए यानी अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए यानी अमेरिका का है। यूएसए अमेरिका का है। ठीक है, किसका है? अमेरिका का है। इसी तरह से आपसे प्रश्न करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 8 अनुसूचियां। जब भारत का संविधान बना था, लेकिन इस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक है, और ये कब कब जोड़ी गई आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखिए 26 नवंबर, अगर बात करें भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। लागू नहीं हुआ था, तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान क्या किया गया था, अपनाया गया था, लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था। इस फैक्ट को देखिए आपको अच्छे से याद कर लेना है कि देखिए विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों के सम मिश्रण का सिद्धांत होता है, जबकि विधायिका व न्यायपालिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत होता है। ठीक है, अगर बात करें लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान में कौन कौन सा देश आता है, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। लिखित संविधान में कौन कौन सा देश होता है, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। अलिखित संविधान में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और इजराइल। लिखित संविधान किसे कहते हैं, जिसमें संविधान सभा का जो संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया है। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं, जो संविधान सभा के द्वारा गठित न होकर परिस्थितियों के अनुसार नियम और कायदे कानून को अपनाया गया है। संविधान अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो विश्व का पहला देश ब्रिटेन है, जो कि 1688 में सबसे पहले संविधान को अपनाया था। उसके बाद लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है, लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है, तो यूएसए यानी अमेरिका है, जो 1789 में अपनाया था लिखित संविधान। ठीक है, बाकायदे संविधान सभा के द्वारा इसके संविधान को गठित किया गया था। और अमेरिका का संविधान क्या है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। कितने हैं, 7 यानी 7 अनुच्छेद है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए यानी अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, भारत है। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपना लिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। तो इस तरह से ये रही आपके सामने आज पॉलिटी का फर्स्ट क्लास। तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा कि इस तरह का क्लास आपको आगे और चाहिए या फिर नहीं। जैसे आपका रिस्पांस मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, उसी तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या आप लोगों को और चाहिए आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।